हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि सीएसआईआर नेट का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, सीएसआईआर नेट फिजिकल साइंस का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं या प्रिपेयर कर रहे हैं 2024 वाले एग्ज़ाम के लिए देने का सोच रहे हैं, तो कितने मार्क्स कम से कम आपको लाने होते हैं जिससे कि आपका सीएसआईआर नेट का एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। चाहे वो एलएस की बात कर लें यानी कि लेक्चरशिप की, और चाहे वो हम जेआरएफ की बात कर लें यानी कि फेलोशिप की बात कर लें, है ना। तो अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कम से कम हमारे पास एक टारगेट तो होना चाहिए, वो कि टारगेट हमें पता हो कि कम से कम इतने नंबर मेरे को लाना है, क्योंकि सब्जेक्ट है बहुत सारे, 9 सब्जेक्ट हैं और सब्जेक्ट में भी ऐसा नहीं है कि आपको ऊपर ऊपर से पढ़ना है, इन डेप्थ जाके आपको पढ़ना होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस करने होते हैं। तो कम से कम दिमाग में एक फिगर तो रहना चाहिए नंबर का कि इतने नंबर मेरे को लाना है। तो इस वीडियो में हम यही सब डिस्कस करेंगे कि आप कितने मार्क्स लाएं कि आप सेफ जोन में आ जाते हैं अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सीएसआईआर नेट फिजिकल साइंस के लिए। तो वीडियो को मैं कंटिन्यू करूं तो उसके पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो इस वीडियो में मैं आपको लास्ट 4 ईयर के कट ऑफ, लास्ट 4 साइकिल के, सॉरी कट ऑफ के नहीं, साइकिल 4 साइकिल के जो कट ऑफ है उसके बेस पर मैं एनालाइज करने वाला हूँ कि आपको कितने नंबर कम से कम लाने चाहिए सेफर साइड के लिए, चाहे अगर हम बात करें जेआरएफ की और अगर हम बात कर लें किसकी, एलएस की, मतलब लेक्चरशिप की। इन दोनों चीज़ों को मैं डिस्कस करूं उसके पहले मैं आपको एक बार एग्जाम पैटर्न बता दूं। हालांकि मैं मेरे पिछले वीडियोस में भी एग्जाम पैटर्न बता चुका हूं, परंतु फिर से एक बार मैं बता देता हूं। 3 सेक्शन होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में आपका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आता है, पार्ट बी और पार्ट सी में आपका डोमेन सब्जेक्ट, अगर आप फिजिक्स से हैं तो फिजिक्स के क्वेश्चन आएंगे। पार्ट ए में मैक्सिमम नंबर क्वेश्चन होते हैं 20, बी में होते हैं 25, सी में होते हैं 30 क्वेश्चन मैक्सिमम। टोटल पेपर के अंदर 75 क्वेश्चन मिलेंगे। ए में आपको मैक्सिमम करने हैं 15 से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। पार्ट बी में 20 आप कर सकते हैं, पार्ट सी में 20 कर सकते हैं। पार्ट ए में सही क्वेश्चन के सही अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो उसके 2 मार्क्स अवॉर्ड होंगे, नेगेटिव आपने कर दिया तो 0.5 ए में। ए जो है वो ओवरऑल 30 मार्क्स का है। बी में आपको सही क्वेश्चन के मार्क्स अवॉर्ड होंगे 3.5, नेगेटिव का कटेगा 0.875, सही टोटल जो आपको मार्क्स अवॉर्ड हो जाएंगे वो 70। पार्ट सी में आपको सही क्वेश्चन के मार्क्स अवॉर्ड होंगे 5, नेगेटिव के आपको 1.25 और 100 मार्क्स का ये पेपर है। यानी कि ओवरऑल मोटा मोटी देखें तो 200 नंबर का जो पेपर है उसमें से मैक्सिमम मार्क्स कौन लेके बैठा है, पार्ट सी लेके बैठा है, और उसके बाद पार्ट बी और फिर पार्ट ए। अब लोग करते क्या है, पार्ट ए को लास्ट में पढ़ते हैं, सबसे पहले पार्ट बी और सी पर लगे रहते हैं, पर पार्ट ए एक ऐसा पार्ट है जो आपको कट ऑफ क्लियर करा सकता है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक पार्ट ए की प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट की अभी तक भी, तो उसको कर देना। आप ये सोचो कि मैं लास्ट के 10 दिन या 15 दिन पहले करूंगी तो फिर लंका लग जानी है ना। आपकी बहुत ही अच्छी हो रीजनिंग एप्टीट्यूड तो बात अलग है, नहीं है तो उसको अभी से करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये सेक्शन आपको पार भी लगा सकता है, और नहीं करा तो फिर तो क्या ये कहना कुछ भी। हाँ, तो पार्ट बी और पार्ट सी में आपके डोमेन के क्वेश्चन आते हैं। डोमेन के क्वेश्चन में पार्ट बी के जो क्वेश्चन होते हैं थोड़े मॉडरेट होते हैं, मॉडरेट का मतलब ठीक ठाक होते हैं, ना ज़्यादा टफ होते हैं ना ज़्यादा सिंपल होते हैं। पार्ट सी में न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होते हैं, अच्छे खासे ठीक ठाक क्वेश्चन होते हैं, मतलब मॉडरेट से तो थोड़े टफ ही पड़ते हैं। तो अब हम ये बात कर लें कि इन 200 मार्क्स में से आपके मार्क्स कितने आए या आप कितने मार्क्स कम से कम लाओ कि आप एग्जाम में पास हो जाओ। तो ये आपको पता होगा कि जो नेट का एग्ज़ाम है वो साल में 2 बार आपको देना होता है, एक बार जून जुलाई के आसपास होता है, एक बार दिसंबर के आसपास होता है। इस बार का जो एग्ज़ाम है उसकी प्रपोज डेट है, टेंटेटिव डेट्स जो हैं वो 26, 27, 28 दिसंबर है। तो सबसे पहले मैं बात करूं जेआरएफ साइकिल के लिए। जेआरएफ की जो साइकिल, मैंने 4 साइकिल यहाँ ली है। पिछली बार का जो दिसंबर का एग्ज़ाम हुआ था और जून इस बार का 2023 का, ये कंबाइंड हुआ था, तो इसको लिखा है मैंने दिसंबर 2022 और जून 2023 ये कंबाइंड हो गए थे इस बार। फिर मैंने जून 2022 की साइकिल ली है, जून 2021 की और जून 2020 की साइकिल ली है। ओवरऑल आप अगर देखते हो तो जून 2020 में कट ऑफ हाई गया है, ये परसेंटेज है, परसेंटाइल नहीं है। जून 2022 में कट ऑफ हाई गया है 50%, उसके अलावा लगभग 40% की रेंज में रहता है। तो 50% या जब 45% गया है तो उसका सीधा सा मतलब है कि उस साल पेपर सिंपल आया है, और उसके अलावा लगभग पेपर टफ रहता है। तो अगर मैं ये जून 2022 को पकड़ूं, जून 2022 के हिसाब से जो 50% है वो 100 नंबर पे होता है, 50.25 का मतलब लगभग 100 पॉइंट कुछ मार्क्स हो गए, आप 101 मान लो। तो 101 नंबर जेआरएफ के लिए चाहिए थे क्लियर करने के लिए, कब, ये है जून 2022 में। और ये किसको चाहिए, ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी को चाहिए। अनरिजर्व्ड कैटेगरी मतलब जनरल वाले बच्चे या जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर नहीं है।
वहीं अगर हम बात करें EWS वालों के लिए, तो EWS वालों के लिए ये जा रहा है 42.94, है ना। ये बहुत मतलब कट ऑफ बहुत हाई जा रही है। जब भी EWS वालों के लिए इतना ज़्यादा उछाल नहीं है, पर यहाँ 33% है, यहाँ 10% का सीधा सीधा आपको डिफरेंस दिख ही रहा है। OBC के लिए जा रहा है 41.56%, SC के लिए जा रहा है 32.31%, ST के लिए जा रहा है 28.13% और PWD के लिए जा रहा है 25.63। तो मैं बात कर रहा हूँ जून 2022 वाले एग्जाम की। तो 101 गया जनरल का, मार्क्स थे। EWS की मैं बात करूं तो 40 दूनी 80 और लगभग 85 मार्क्स के आसपास है EWS में, ये 85 मार्क्स हो गए। OBC की अगर मैं बात करूं तो ये लगभग हो गए 83 मार्क्स OBC में। SC की अगर मैं बात करूं तो 32 दूनी 64, है ना, जो 64 और ये 65 नंबर के आसपास हो गए। ST की अगर मैं बात करूं तो ये हो गए 56 मार्क्स के आसपास, है ना, 56। और अगर PWD की बात करूं तो ये लगभग 51 मार्क्स के आसपास हो गए PWD में। और ये बात चल रही है हमारी कब की, जून की बात चल रही है। फिर अगर मैं बात कर लूं ये जो हाई मार्क्स वाले हैं इनकी, पहले मैं बात कर लूं जून 2020, यहाँ पर 46 मार्क्स है। 46 मार्क्स का मतलब हो गया, इसको आप लगभग 93 मार्क्स पकड़ लो। फिर यहाँ पर ये 80 और 81, तो ये 81 नंबर ये हो गए आपके EWS के। फिर OBC की अगर मैं बात करूं तो अराउंड 80 मार्क्स। अगर मैं SC की बात करूं तो अराउंड 62 मार्क्स। अगर मैं ST की बात करूं तो ये हो गए कितने, 52 या 53 मार्क्स हो गए। और इसकी बात कर लूँ मैं PWD की तो 50 नंबर। JRF की बात चल रही है। फिर अगर आप जून 2021 का पैटर्न देखो तो यहाँ पर कितना है, जून 2021 और 22-23 का कंबाइंड जो पेपर था उसमें आप लगभग सेम जा रहा है कट ऑफ, अराउंड 80 मार्क्स है, तो ना यहाँ पर मैं 80, इसका मैं 80 लिख लेता हूँ और इसका मैंने लिख लिया कितना 78। और फिर इसकी जो EWS की कट ऑफ है ऑलमोस्ट लगभग इक्वल सी है, तो ये हो गया 66 मार्क्स और यहाँ पर भी 66 मार्क्स, ठीक है, 66 और 66। फिर अगर आप OBC का देखो तो यहाँ पर भी लगभग सेम सा ही है, 66 और 66 फिजिक्स के अंदर। फिर SC का देखोगे तो ये कितना जा रहा है, SC का ये 25 नंबर, 50, यहाँ पे 50 और यहाँ पर भी 50 मार्क्स। और अगर ST का देखते हो तो ये 50 मार्क्स और यहाँ पर भी 50 मार्क्स, 50 और 50। और अगर PWD का देख रहे हो तो वो भी 50 मार्क्स। तो अगर आप अब ओवरऑल एनालिसिस करो तो पिछली 4 साइकिल में 2 बार ऐसा हुआ है कि जो कट ऑफ है वो 80s के 90s के ऊपर गई है ना। और मैं इसकी बात कर रहा हूँ अनरिजर्व कैटेगरी की, UR की मैं बात कर रहा हूँ। और ये लिखा हुआ है EWS, ये लिखा हुआ है OBC, ये लिखा हुआ है SC, ये लिखा हुआ है ST और यहाँ लिखा हुआ है PWD। तो अगर ओवरऑल आप बात करो तो यहाँ 101 और 93 ये उस केस में गई है, मतलब 2-4 साइकिल के बाद एक बार पेपर सिंपल आ जाता है जिसमें कट ऑफ हाई जाता है और उसमें भी 100 प्लस तो नहीं जा रहा है, यानी कि 50% भी मुश्किल से कूद रहा है। तो 45 के आसपास, 46 के आसपास कट ऑफ रहता है। तो अगर मैं एक सेफेस्ट स्कोर मानूं कि आपको उस नंबर के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए, कितने मार्क्स के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए ताकि आपका ईजिली क्लियर हो जाए, तो यहाँ देखो 101 है, ये है मैक्सिमम, कब है ये, जून 2022 में, अभी ये जब 4 साइकिल में ले रहा हूँ। और 93 है, ये कब है, जब जून 2020 में है। उसके अलावा UR में भी जो है वो 80 और 78 के आसपास है। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं कि JRF आपका कितने मार्क्स पे निकल जाएगा, है ना, कितने नंबर आपको कम से कम चाहिए, मतलब कम से कम कितने आपके आ जाए कि JRF निकल जाए, सब कुछ आपके साथ सही हो, पेपर भी ठीक ठाक आए, ज़्यादा टफ ना आए। तो मेरे हिसाब से अगर आप 90 to 95 मार्क्स की प्रिपरेशन करते हो, 90 to 95 मार्क्स की प्रिपरेशन करते हो, या फिर मैं ऐसा ही कह दूं कि 100 मार्क्स की प्रिपरेशन करते हो UR में, तो आपका जो CSIR नेट का एग्जाम है वो क्लियर हो जाता है। वो उसको ला कैसे सकते हो मैं उसको आगे बताऊंगा आगे वाले सेक्शन में, है ना। तो 100 मार्क्स की लगभग प्रिपरेशन आप करते हो तो उसमें आपका JRF निकल जाता है UR के अंदर। और अगर मैं EWS की मैं बात करूं तो EWS में अराउंड 75 to 80 पर आपका निकल जाता है एग्जाम, 75 to 80 मार्क्स पर आपका EWS में निकल जाता है एग्जाम। अगर मैं OBC की बात करूं तो OBC में भी लगभग सेम कहानी है, 75 to 80। किसी किसी केस में बहुत हाई चला जाता है जब पेपर बहुत ही सिंपल आ जाता है। अगर SC की बात कर रहे हो तो SC में आपका अराउंड 65 मार्क्स और मैक्सिमम टू कह लूँ 65 to 70 मार्क्स, ये आपका बहुत ज़्यादा सेफ स्कोर हो जाता है, मतलब इसमें आप सेलेक्ट हो ही जाते हो यहाँ पर।
अगर मैं एसटी की बात कर लूँ तो एसटी में लगभग 65 मार्क्स पे, एसटी में 65 मार्क्स तक आपका सिलेक्शन हो जाता है। और अगर मैं पीडब्ल्यूडी की बात करूँ तो पीडब्ल्यूडी में लगभग 50 से और 55 नंबर के बीच में मार्क्स पे आपका सिलेक्शन हो जाता है। फिर अगर मैं बात करता हूँ एलएस की, लेक्चररशिप की, तो लेक्चररशिप में कट ऑफ जो है इनसे 10 नंबर कम रहती है हमेशा, है ना। तो आप यहाँ से क्या काउंट करके भी देख सकते हैं, जो कट ऑफ है लेक्चररशिप में यहाँ पर 10 नंबर से कम रहती है। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो यूआर के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो 100 मार्क्स के लिए, तो एलएस में जो है एलएस आपका 90 मार्क्स तक हो जाता है, 91 तक आपका एलएस हो जाता है यूआर के अंदर। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं, ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में अगर मैं ओवरऑल देखूं तो यहाँ जो कट ऑफ है ये कितनी कम रहती है, लगभग सेम रहती है ईडब्ल्यूएस की। जैसे यहाँ देखोगे जेआरएफ के लिए 33.63% है और यहाँ देखोगे तो ये 33% है। फिर आप जून 2022 में देखोगे 38.646 है और यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर कितनी है, ये 42 पॉइंट है, 42.94 है और यहाँ पर है 38। तो यहाँ पर डिफरेंस है लगभग 4 से 5 नंबर का, 4 से 5 नंबर का। तो अगर मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि जेआरएफ में ईडब्ल्यूएस आपका 75 to 80 पर निकल जाता है, तो एलएस जो है लगभग आपका 70 to 75 तक आपका एलएस हो जाता है ईडब्ल्यूएस में। अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी में भी 70 to 75 तक आपका ईडब्ल्यूएस हो जाता है, किसके केस में, ओबीसी के केस में, है ना। फिर अगर मैं एससी की बात करूं तो एससी के केस में देखो यहाँ पे 50 नंबर पे कितने नंबर पे, 58 मार्क्स पे और 58 मार्क्स, है ना। तो 55 to 60 मार्क्स तक की रेंज में एससी का जो एलएस का एग्जाम है वो क्लियर हो जाता है। अगर मैं एसटी की बात करूं तो एसटी के केस में 50 नंबर से और 55 मार्क्स तक। और अगर मैं पीडब्ल्यूडी की बात करूं तो लगभग 50 नंबर पे इनका एलएस क्लियर हो जाता है। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम नंबर लाने पड़ रहे हैं आपको एलएस क्लियर करने के, 70 to 75। और अगर मैं जेआरएफ की बात कर रहा हूं तो जेआरएफ में आपको 100 मार्क्स यानी कि 50% भी पूरे नहीं लाने पड़ रहे हैं, उसमें आपका जेआरएफ क्लियर हो जाता है। अब सवाल ये है कि ये मार्क्स लाए कैसे जाए, है ना। बच्चे प्रिपरेशन करते रहते हैं पूरे साल और सवाल ये है कि ये 50% मार्क्स भी नहीं आ पा रहे हैं, है ना। 50% मार्क्स तो छोड़ो, 42-43% मार्क्स लाना बहुत भारी काम है। इतने सारे बच्चे बैठते हैं, उनमें से भी ये नंबर नहीं आ रहे हैं, तो ये नंबर लाए कैसे जाए। तो ये नंबर लाने का क्या तरीका है, मैंने आपको ये बताया कि 30 नंबर जो है वो आपके यहाँ से बनते हैं, ठीक है। ये कितने का है, 70 मार्क्स का है और ये है 100 मार्क्स का। तो अब आपको क्या करना है, अगर 2 महीने की प्रिपरेशन करनी है तो उसमें सबसे पहले पार्ट ए पे फोकस करो। पार्ट ए 30 मार्क्स का है, 30 मार्क्स में से आपने अगर 15 नंबर भी पकड़ लिए, जो कि आप आराम से क्लियर कर सकते हो, 15 नंबर भी आपने ले लिए यहाँ से, और 70 मार्क्स का जो है 70 मार्क्स वाले में से अगर आपने 40 नंबर 30-40 नंबर भी खींच लिए तो 40 और 15 कितने, मैं ये यूआर की बात कर रहा हूँ, तो ये कितने हो गए, 55 मार्क्स हो गए, है ना। कितने मार्क्स हो गए, 55। और ये जो है ये 100 नंबर का है, इसमें से 20 क्वेश्चन में से अगर 10 भी करके आ गए तो 50 नंबर मिल जाएंगे, 50 नंबर मिल जाएंगे तो 105 हो गया, तो बहुत ज़्यादा हो गया 105। तो मैं तो ये बहुत रेयर केस बोल रहा हूँ जिसमें 100 मार्क्स कम की कट ऑफ जाएगी। तो यहाँ से मैं ये 40 मार्क्स भी बहुत कम बोल रहा हूँ। यहाँ से अटेम्प्ट कितने करने हैं आपको, 70 में से कम 40-45 नंबर आराम से ला सकते हो, है ना। तो यहाँ पे आपको कुल में 105 नंबर जो है वो लाने हैं। तो 105 नंबर के लिए आपका जो मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो यहाँ से होने चाहिए, यहाँ से पार्ट बी से। मतलब कि अगर आप पार्ट बी में अगर आप नंबर ला रहे हो 40 भी ले आए और यहाँ से 15 लेके आए तो 40 और ये कितने हो गए 15, कितने हो गए 55। और यहाँ से आपने अगर 50 नंबर के या 40 नंबर के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए तो आपके लगभग आप जेआरएफ के कट ऑफ तक पहुँच जाते हो। तो ये अब आपको स्ट्रेटेजिकली प्रिपेयर करना होता है कि कोई भी 5 या 6 सब्जेक्ट पकड़ो। हमेशा से ये होता है कि कोई भी 5 या 6 सब्जेक्ट पकड़ो, उनको ढंग से प्रिपेयर करो। पार्ट सी में देखो जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उन क्वेश्चंस को देखो, जैसे कि न्यूक्लियर फिजिक्स के 3-4 क्वेश्चन पक्के होते हैं, वो भी पार्टिकल फिजिक्स के, और आराम से हो जाते हैं ना। तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस अपनी रेगुलर रखो। एग्जाम निकालना कोई बहुत भारी काम नहीं है। हाँ, ये थोड़ा सा दिक्कत वाला केस है, पार्ट सी थोड़ा सा मॉडरेट होता है और मैक्सिमम जो पोर्शन है वो यही लेके बैठा है, मैक्सिमम मार्क्स यही पोर्शन लेके बैठा है। इसके क्वेश्चन आपने कर दिए तो आपका जेआरएफ पक्का है, तय है निकलना। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जेआरएफ की या सीएसआईआर नेट एग्जाम की, फिजिक्स
से या फिजिकल साइंस से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये मार्क्स का टारगेट आप अपने दिमाग में लेके चलना कि मेरे को इतने नंबर लाने ही लाने हैं ना। इतने नंबर की प्रिपरेशन, कम से कम इस नंबर के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करके चलना। 100 नंबर दिमाग में रख के चलना यूआर से कि 100 नंबर मेरे को कम से कम लाने हैं। ये बात अलग है कि कट ऑफ कम चली जाए तो उसमें आपका ही बेनिफिट है, पर आप 100 मार्क्स की प्रिपरेशन करके चलना, एटलीस्ट इतने लाने हैं। अब तुम बोलोगे कि नहीं सर मैं तो 150 की करूंगा, वो तुम्हारी श्रद्धा है। मैं तो एक टारगेट बता रहा हूँ कि 100 नंबर की प्रिपरेशन करके चलना, कम से कम 100 नंबर मेरे को लाने हैं, ये दिमाग में रख के ही चलना है ना। अब उसको 100 नंबर को लाने के लिए मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हारे पार्ट सी के अंदर होने चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम 100 मार्क्स 200 में से वही लेके बैठा है। तो सी को जितना ज़्यादा मारोगे, सी के क्वेश्चन जितने ज़्यादा पीटोगे, उतना ज़्यादा तुम्हारा सिलेक्शन होने के चांस बढ़ेंगे। तो अब ये तुम्हें स्ट्रेटेजिकली प्रिपेयर करना है कि सी मार्क्स में कौन से, सी जो सेक्शन है उसमें कौन से सब्जेक्ट प्रिपेयर किए जाए कि हमारे नंबर मैक्सिमम आए, है ना। तो इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, वो वीडियो देखो, वहाँ तुम्हें पता लगेगा। और पार्ट ए की अभी तक प्रिपरेशन नहीं करना स्टार्ट किए तो पार्ट ए की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिए।